है ब्लड में। ये जो ऑक्सीजन जैसी आपके सांस ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ब्लड में मिल जाती है, ब्लड में मिल जाती है। जो गैस के रिएक्शन कहाँ होते हैं रिएक्शन की? लंग्स के अंदर, सिंपल भाषा में लंग्स में हो रहा है, इसलिए लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो जब आप सांस ले रहे हैं तो जो शुद्ध हवा है, अगर शुद्ध है, वो आपके सांस लेने से आपके लंग्स में जाती है। अच्छा, उस समय एक और काम हो रहा है, वो काम क्या है कि पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उस ब्लड में से धीरे धीरे जो होता क्या है कि आपकी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन है, इस पूरे ऑक्सीजन को, जैसे अभी आपने बताया ना, ब्लड हार्ट ने क्या किया, उसको पंप किया, पंप करके बॉडी के सारे पार्ट्स को दिए। अब ये ब्लड आर्टरीज से होता हुआ जा रहा है, आर्टरी तो फ्लो करेगा, आर्टरीज से होता हुआ जा रहा है, और जितने भी उसको सेल मिल रहे हैं, कैपिलरीज से कनेक्टेड सारे सेल हैं, आर्टरीज से कनेक्टेड सारी सेल, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से कनेक्टेड सारे सेल्स हैं। कितने सेल्स होते हैं? असंख्य सेल। उन हर एक सेल के अंदर, एंड एवरी सेल इज सिमिलर, पता है ना ये बात? हर एक सेल में जो है वो सभी सेल में एक जैसा, हर एक सेल में वो ब्लड जा रहा है, वो ऑक्सीजन जा रही है, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उस ब्लड में से कम होती चली जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे वो ऑक्सीजन उस ब्लड में से कम हो जाएगी, जब कम हो जाएगी तो वो ब्लड फिर अब नीला, रेडनेस गॉन, अब ये वेन्स में आ जाता है, वेन्स इसको ले जाती है हार्ट के अंदर, क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन इसको कहाँ मिलेगा? लंग्स में। लंग्स में लेकर कौन जाएगा? तो वो अपना लौट के अपने घर पे आते हैं, हार्ट से शुरू हुए थे, हार्ट पे आए तो दोबारा से हार्ट में आ जाएंगे। अब हार्ट उनको पंप करके लंग्स में भेज देगा। उसी समय आप सांस भी ले रहे हो तो ऑक्सीजन भी आ गई। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसमें ऑक्सीजन कम हो गया था, वो जब हार्ट से लंग्स में आया, और लंग्स के अंदर उस समय आपके रेस्पिरेशन से आपके जो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, और वो जो ब्लड है, वो ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो आ गया। फिर दोबारा कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन लेके खाना खाए, किचन से खाना खाए, खाओगे वापस दोबारा से हार्ट में, वो दोबारा से हार्ट में आ जाता है। फिर हार्ट उसको पंप करके दोबारा से पूरी बॉडी में भेज देता है। पूरी बॉडी में जब दोबारा से उसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, वो दोबारा से हार्ट में आएगा, हार्ट फिर पंप करके उसको लंग्स में भेज देंगे, लंग्स में दोबारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर से ब्लड आएगा। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो यही है दोस्त, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? हार्ट का लंग्स को ब्लड भेजना, लंग्स का हार्ट को ब्लड भेजना। अगर यहां कभी ये प्रोसेस टूट गया तो लंग्स खराब हो गया या हार्ट खराब हो गया? अगर हार्ट रुक गया तो जाएगा ब्लड, जाएगी ऑक्सीजन, सब कुछ रुक जाएगा। जितना चल रहा है उतने तक चलता रहेगा, जितना अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। धीरे धीरे जब वो पूरा खत्म हो जाएगा तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इस कनेक्शन को जो रुक गया था, कार्डियक हमारा हार्ट, कार्डियो मूवमेंट, पल्मोनरीज हमारे लंग्स, इनके बीच में जो कनेक्शन रुक गया, इसको आपने अगर दोबारा से शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं रिससिटेट। क्या बोलते हैं? पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दिस इज सीपीआर। तो सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्योंकि कनेक्टेड था पूरा का पूरा हार्ट से, तो हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में जानते। हम स्टार्ट हुए थे कि अगर मैं नीचे गिर गया, आप ध्यान से सुनना, तुम्हारा थोड़ा सा टेस्ट शुरू है। अगर मैं यहाँ पर नीचे गिर गया तो आप भागकर आए, आपने कहा कि सर को क्या हो गया, आपने सर को उठाने की पूरी कोशिश की। अब यहाँ पर 3 केसेस हो गए। कितने? 3 केस हो गए। केस नंबर 1 कि आप मेरे पास से भागते हुए आए, आपने मुझे उठाया, मैं उठ गया। हैप्पी न्यूज, मैं उठ गया। मैंने कहा कि मेरा
पैर फिसल गया था और मेरे पैर पे चोट लगी, या मेरे हाथ में चोट लगी, या मेरे को यहाँ पे खून निकल रहा है, या मेरे को चक्कर आ गया, या एकदम से मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और मैं नीचे गिर गया, एनीथिंग। ठीक है, तो ये होता है पहला केस। ठीक है, तो जो पहला केस है फर्स्ट एड का, वो है कि आप जब मेरे पास में आए तो उस समय मैं होश में था। ठीक है, कॉन्शियस, और कॉन्शियस हूं तो ब्रीदिंग हूं, कॉन्शियस हूं तो सांस ले रहा हूं। तो पहला केस सीबी, कौन सा? सीबी। तो सीबी होता है कॉन्शियस ब्रीदिंग। सीबी क्या होता है? कॉन्शियस ब्रीदिंग। मैं सांस ले रहा हूं। अब ये परिस्थिति थोड़ी सी आसान है, क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद में मैं बता सकता हूं कि मेरे साथ में क्या हुआ, है ना? मैं बता सकता हूं कि मेरे साथ में क्या हुआ। कॉन्शियस ब्रीदिंग मैं कहूंगा, मेरे को ना, मैं गिर गया था, गिरने से मेरे को यहाँ पर चोट लगी, मेरे को यहाँ बहुत तेज दर्द हो गया, है ना? मेरे को कोई इंजरी हो सकती है, लेग इंजरी हो सकती है, कोई भी मेरे को चोट लग सकती है। तो चोट के बारे में, पार्क में आप खेल रहे हो, खेलते खेलते आप नीचे गिर गए, स्पोर्ट्स इंजरी, जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज है, सारी की सारी स्पोर्ट्स इंजरीज इसके अंदर आती है। इसका जो फर्स्ट एड होता है, सीबी का, कॉन्शियस ब्रीदिंग का जो फर्स्ट एड है, उसको बोलते हैं हम राइज, RICE, राइज, ये शॉर्ट में। अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी राइज, चावल, इससे याद रखो। तो सीबी का जो फर्स्ट एड है वो क्या है? राइज। ठीक है, अब एक दूसरा केस आता है कि जब आप भाग के मेरे पास में आए, जब आपने मुझे उठाने की कोशिश की, तो उस पूरे कोशिश के दौरान आपने देखा कि मैं सांस तो ले रहा हूं, क्या मैं सांस तो ले रहा हूं, लेकिन पहले आपको देखना आना चाहिए कि आप कैसे देखोगे कि मैं सांस ले रहा हूं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। नाउ वी टेक इट, कि आपने देखा कि मैं सांस तो ले रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब मैं ब्रीदिंग तो हूं, लेकिन अनकॉन्शियस, बेहोश। तो वो सेकंड केस आता है, अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग, अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग, बेहोश हूं लेकिन सांस जिंदा, अब हो गए सांस तो ले। तो ऐसे ये केस बहुत खतरनाक केस होता है, क्योंकि मेरे शरीर में उस समय क्या हो रहा है। पहले वाले केस में तो मैं बता सकता था ना कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, सेकंड वाले में मैं बता नहीं सकता मेरे शरीर में क्या हो रहा है, और मेरे शरीर में कुछ ना कुछ तो हुआ है कि मैं नीचे गिरा हूं, मुझे कुछ ना कुछ तो हुआ, लेकिन मैं बता नहीं सकता। ये सबसे खतरनाक केस होता है। आप ऐसे में भागकर आओगे, मेरे को उठाने की कोशिश करोगे, आपने देखा मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूं, आप तुरंत आप मेडिकल केयर की तरफ को, मेरे को किसी एम्बुलेंस में ले जाओगे। आपको पता है हमारा इमरजेंसी नंबर, किसी को इमरजेंसी नंबर पता है? हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी नंबर। ऐसे में कॉल करोगे, कहां करोगे? सबके पास पता है भाई, एम्बुलेंस में कॉल करेगा। एक नंबर याद रख लो, 112। ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। फॉर्चुनेटली पहले कभी इस अमेरिका तक में होता था, लेकिन अब फॉर्चुनेटली ये हमारी कंट्री के अंदर भी एक ही नंबर है, 112। आपको 50 नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वन नंबर, 112 112। ऐप, आजकल तो एप्स भी आ गए हैं, डायरेक्ट आप ऑनलाइन इसको आप कंप्लेंट कर, ऑनलाइन आप बता सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। थिंग्स अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी रहती हैं आपको इंफॉर्मेशन आगे पास करने का। तो 112 में आप कॉल कर लो, अब वहां पर बता दो जी हमारे पड़ोस में आग लग गई। 112 में आप कॉल कर लो, जी मेरे पड़ोस में गाड़ी की आवाजें आती है रोज, डोमेस्टिक वायलेंस। 112 के अंदर आप कॉल कर लो कि एक कोई गिर गया जी, पता नहीं सांस नहीं ले रहा जी, यहाँ पर है जी, रोड के पास में बैठे हैं जी, यहाँ पर ये हमारी लोकेशन है जी। पुलिस विल कम विद, अगर आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे कि अभी हम यहाँ पर हैं। एम्बुलेंस कैसी चाहिए? एम्बुलेंस दो तरह की होती है। एक होती है सिंपल एम्बुलेंस, तो आपको ले जाएगी हॉस्पिटल ले जाएगी। एक होती है कार्डियक एम्बुलेंस, जिसके अंदर जो है वो LEDs वगैरह भी लगी होती हैं, और आपको जो है उनको हार्ट को रिवाइव करने की मशीन भी होती है, जो कि आप उस समय उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने एफर्ट्स किए उसके अलावा। तो कार्डियक जो एम्बुलेंस होती है वो भी होती है। ठीक, तो ऐसे केस में तो आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास में ले जाओगे। एक खबर आप सुनते होंगे कि जब तक डॉक्टर के पास में ले गए तब तक वो व्यक्ति
मर चुका है। ये सुनते हो ना अखबारों में। यस सर। इसका मतलब आपके यहाँ से कैरी करने के बाद हॉस्पिटल जो 5-10 मिनट की दूरी पे होगा, इस बीच में उसको कुछ ऐसा हो गया कि वो निपट गया। ऐसा क्या हुआ? कुछ तो हुआ, इंटरनल चोकिंग हो जाती है। कभी कभी किसी को कुछ होता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, अंदर का सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। अभी अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि अभी 5 मिनट के बाद में मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, और ये अगर कोई आंसर नहीं देगा तो मैडम नाराज हो जाएगी, तो आप लोग ना एकदम से हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है। ये होता है, हर एक पेट में ना ग्लूकोज होनी शुरू हो जाती है, होता है ना एग्जाम से पहले जो उस बॉडी के साथ में भी, क्योंकि वो तो उस इंसिडेंट का मेक के अंदर है, ही इज इनसाइड दैट, ही इज द विक्टिम। तो उसके साथ में बॉडी के अंदर बहुत कुछ उस समय होता है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो अनकॉन्शियस है, वो बेहोश है। तो उस समय क्या होता है, जो पेट का जो खाना होता है वो ऊपर पड़ जाता है, ठीक है, और वो गले में चोक हो जाता है। तो ये जो इंटरनल चोकिंग है, इससे कोई किसी को नहीं बचा सकता। तो क्या हम इससे बच सकते हैं? बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल चोकिंग से बचाने के लिए हम एक पोजीशन होती है कि क्या हम उस पोजीशन पे उस विक्टिम को लेटा दें, ठीक है, जिससे कि वो जो विक्टिम है वो होश में आ जाए, ठीक है। अगर होश में ना भी है, अकॉर्डिंग टू WHO जब हम उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे लिटाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू WHO 60 to 70% चांसेस ऑफ अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस के हैं, और 90 से ऊपर के चांसेस हैं कि कम से कम इंटरनल चोकिंग नहीं। दिस इज द बेस्ट। कम से कम वो जिस हालत में है वो उसी हालत में रहेगा, और जितना आपने अगर कुछ उसको फर्स्ट एड किया तो वो फर्स्ट एड के कारण वो, आप फर्स्ट एड का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है मिनिमाइज द हर्ट। जो भी उसके साथ में प्रॉब्लम हो गया है उसको आप कितना मिनिमाइज कर सकते हो, ये फर्स्ट एडर का काम है। कम उससे बढ़ना नहीं चाहिए, तो फर्स्ट एडर उसको उसी कंडीशन पे रख के हॉस्पिटल में ले जाओगे आप अगर आप किसी को, तो ये बहुत बड़ा काम कर दोगे। डॉक्टर विल थैंक यू, बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट एडर बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। बीइंग अ फर्स्ट एडर इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट डेवलप्स योर पर्सनैलिटी। जब आपके अंदर एक बार किसी को हेल्प करने की भावना आ जाएगी, डेवलप्स योर पर्सनैलिटी। तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग, तो आप उस पोजीशन पे रख के ले गए डॉक्टर के पास में, आपने हेल्प किया। वो पोजीशन कौन सी होती है वो मैं बताऊंगा जब हम इसका फर्स्ट एड देंगे। तो हमको सीवी का फर्स्ट एड पता है, राइज, इसका फर्स्ट एड दैट पोजीशन। अब अगर आप मेरे पास में दौड़ते हुए आए, आपने देखा, आपने मुझे हिलाया डुलाया, आपने मेरा नाम लिया, सर को क्या हो गया, मैं आपकी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूं, और साथ ही साथ में आपने देखा कि मैं ब्रीदिंग भी नहीं है, मेरी सांस भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब आई एम गॉन फॉर एवर, आई एम गॉन बट नॉट फॉर एवर। इसका भी फर्स्ट एड, इसका मतलब हार्ट रुक चुका है, हार्ट रुक चुका है, बट हार्ट कैन बी रिवाइव्ड थ्रू। इस वाले केस में भी दो इट इज रेड, मैन इज डेड बट टेम्पररी, ठीक है, उसको आप सीपीआर से रिवाइव कर सकते। अगर आपने प्रॉपर सीपीआर, टाइमली सीपीआर कर दिया विद द हेल्प ऑफ बायस्टैंडर और जो लोग वहां पर खड़े हैं, तो आप मानिए उस आदमी की किस्मत अच्छी है कि आप वहां पर, ही इज फॉर्चुनेट दैट यू आर, ठीक है। तो आप उसको भी बचा लो, ठीक है। अब एक एक करके हम तीनों केसेस के अंदर आते हैं। तो पहला केस क्या था हमारा, राइस का। ये कौन सा केस था, कॉन्शियस, ठीक है। तो अगर कभी मेरे को चोट लग गई, मैं नीचे गिरा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप मेरे को किसी ऐसी लोकेशन पे ले जाओगे जहां पर मैं आराम से रेस्ट कर सकूं। किनारे में ले जाओगे, रोड पे होऊंगा तो रोड से किनारे में ले जाओगे, मेरे को आप रेस्ट पोजीशन पे रख दो, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि उसके हाथ पाँव पकड़ के लिए लाना है, ठीक है, उसको ऐसे ले जाना होता है कि हर जो बड़ा जॉइंट है, जैसे पीठ का जॉइंट है, तो पीठ से आप उसको ऐसे पकड़ो, दो लोग कुछ लोगों के साथ मिलकर, ठीक है। टांगों को जैसे एक ने ऐसे पकड़ लिया है, ऐसे पकड़ लिया है, ऐसे पकड़ के नहीं ले जाते, ठीक है। तो आपने पीठ में से ऐसे पकड़ लिया, दो लोगों ने पीठ में से ऐसे पकड़ लिया उस आदमी को, ठीक। उसके बाद उसके हेड को एक ने, क्योंकि यहाँ इसका इंजरी बहुत खतरनाक है, एक ने यहाँ से हेड से ऐसे पकड़ लिया, दो लोगों ने पीठ से ऐसे पकड़ लिया, दो लोगों ने पाँव से उसको सारा, सारी की सारी हड्डियाँ एज इट इज रहेंगी जैसी उस समय वहाँ पर गिरने के समय पर थी। नहीं तो आमतौर से क्या होता है कि जब वो हुआ, इंजरी हुई, और इंजरी के टाइम पे जो उसका स्टेटस था, उसको उठाने के टाइम पर इतनी जल्दी मचा देते हैं भीड़ भाड़ के चक्कर में, और साथ ही साथ में अज्ञानता के चक्कर में, कि वो हड्डी तब टूटती है, उससे पहले क्रैक ही होता है, तब टूट जाती है, जय, क्योंकि नहीं होना चाहिए, जिससे हम बच सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो होता है, आदमी मरता कैसे है पता है? रोड पे एक बाइक वाला जा रहा था, उस बाइक पर एक एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाले ने उसको एक्सीडेंट मार दिया, गाड़ी वाला तो भाग गया, वो बाइक वाला नीचे पड़ा हुआ है, वो मरा कैसे? मरता कब है? एक्सेसिव ब्लीडिंग से। अगर 1, 2, 3 घंटा कोई नहीं आया, उसकी ब्लीडिंग होती रही, तो इसको मरेगा किससे? ब्लीडिंग। उस समय अगर आप में से कोई छोटा सा बच्चा 7 में 8 में 9 10 में, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, बच्चे निकल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, वो भाग गया, सिर्फ ब्लीडिंग को रोक दिया, बच जाएगा। मर किससे रहा था? एक स्पॉट है जहां से ब्लीडिंग हो रही है, उन्होंने उस स्पॉट को रोक दिया, फिनिश्ड, वर्क इज डन, एम्बुलेंस को बुला लिया, जो भी नजदीक में मेडिकल सेंटर में ले गए, बच गया आदमी। ये आदमी अगर आप 2 घंटे में नहीं आते तो ये बस कौन? वहां से ब्लड लूज करता रहता है, निकलता रहता है बाहर, है ना। तो इसलिए नाइट के टाइम पे जब कभी भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो ज्यादा मरने के केसेस आते हैं, क्योंकि बचाने वाले नहीं। दिन के टाइम पे लोग बचा ले, लोग आसपास के लोग निकल ही रहे, उन्होंने बचा लिया किसी, इतना तो ये हर कोई जान जाता है ना एक समय के बाद। तो ये सारा का सारा राइज पे आता है। तो कभी आप गिर जाओ, यहाँ पर खेलते खेलते कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए, तो सबसे पहले आराम से उठा के आप अपने मेडिकल रूम में ले गए, वहाँ पर उसको कोई भी, जो आपने देखा कहीं से सूजन आ रही है या जहाँ पर उसके हल्का सा आप देखो कि वो बता रहा है कि मेरे को दर्द हो रहा है यहाँ पर, वहाँ पर आइस रख दिया। आइस मतलब एनीथिंग विच इज कूल, ये नहीं कि बर्फ ढूंढने निकल रही है, कोई भी चीज जो ठंडी हो, एनीथिंग विच इज कूल, ठीक है ना। आपने वो ठंडी चीज, आपके पास में बोतल्स हैं ठंडे पानी की, वो ले लिया आपने, तब तक बर्फ आती रहेगी। लेकिन इमीडिएटली आप जो कर सकते हो, आपने वो ठंडी चीज को उसके ऊपर रखा और हल्के से कंप्रेस किया। एक चीज जो मैं मिस कर गया वो ये था कि जब भी आप किसी को फर्स्ट एड दो, व्हेनेवर आप किसी की हेल्प कर रहे हो दोस्त, अपनी जान जोखिम में डालने का नहीं। तो आपने क्या करना है, जब भी किसी विक्टिम को टच कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, अगर आप घर पे हो, स्कूल पे हो, तो ग्लव्स पहन लो, नहीं तो रुमाल, अपना रुमाल जो है वो अपने हाथ पे रख के ही टच करो। आप हेल्प कर रहे हो, अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जब भी आपने किसी को भी हेल्प करने की कोशिश की, तो अपनी सुरक्षा देखते हुए, ठीक है, आपके ऊपर ब्लड ना लगे, ठीक है। कोई अगर शार्प चीज आसपास में है ना, ऐसे भी एक्सीडेंट के केस में आमतौर से हो जाता है, किसी भी चीज में ऐसा हो जाता है, किसी को एपिलेप्सी आ गई, किसी को मिर्गी का दौरा आ गया घर के अंदर, ठीक है, उस समय सब कुछ उसके आसपास से हटा दो, उसको एकदम से पकड़ लो, हाथ पर पकड़ो, ठीक हो जाएगा, विदिन 2 मिनट्स ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं। डॉक्टर के पास ले गए, छोटा सा स्कैन वगैरह होगा, फर्क पड़ जाएगा, दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो जब उस समय अपना हाथ पैर मारता है, तो किसी शार्प चीज से उसका हाथ लग जाता है, कभी सर ही टकरा जाता है, क्योंकि वो हिलाएगा उस समय अपने आप को, ही डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट। आपने उसको एकदम से पकड़ के हाथ रख दिया, सब रेस्टिंग है, ये सब इसके अंदर आता है।
कहीं पर बस रेस्ट से काम हो जाता है, कहीं पर आपको अगर सूजन है तो आपको आइस चाहिए, फिर कंप्रेस करो, थोड़ा सा दबा के रखो, ठीक है। ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा पेन है, दबा दिया, हल्का सा बांध दिया, बांध के उसको थोड़ा सा एलिवेट कर दिया, थोड़ा सा उसको एलिवेट कर दिया। आईसीयू के अंदर की क्या है, थोड़ा सा आपने उसको एलिवेट किया, थोड़ा सा उठा दिया, उठा के रखा। अब कितना उठाना है, माना आप लेटा हुआ है, उसकी टांग को कितना उठाना है, या हाथ पे लग गया उसके हाथ को कितना उठाना है, हैं? नहीं, उठाना कितना है, आपने मुझे जीन पे लेटा दिया है ना, रेस्ट पे, अब मेरे टांग को कितना उठाएगा, उठा देगा पूरा, शीर्षासन नहीं करना उसके साथ। कितना उठाना है कि हार्ट से ऊपर रहे उसकी पोजीशन। हम क्या चाह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है उठाने का, कि जो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। हमारी टांगों में बहुत फ्लो होता है, ब्लड बहुत है, टांगों में अगर इंजरी होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप उसको उठा कर, तो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, जो कि उस समय चाहिए कि ब्लड का फ्लो थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसलिए एलिवेट इतना ही करना है कि बस हार्ट से वो ऊपर हो जाए, तो वो क्या रहेगा, नॉर्मल फ्लो रहेगा। जो एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है, जो तेज फ्लो हो रहा है, वो उस समय मिनिमाइज करने का एक तरीका ही, बाकी जो दवाइयाँ उसको दी जाएंगी वो अलग है, ठीक है। तो राइज वेस्ट पे ले आए, आपने आइसिंग कर दिया, आपने उसको कंप्रेस कर दिया, आपने हल्का सा एलिवेट कर दिया, ये सब करते हुए आप उसको कहाँ ले गए, हॉस्पिटल ले गए। बीइंग ए फर्स्ट एडर आपका काम खत्म, इससे ज्यादा उस पर डॉक्टरी मत करना। फर्स्ट एडर का काम ट्रीटमेंट नहीं होता, ये गोली खिला दूं क्या, चाचा को खिलाइए, चाचा सही हो गया, कभी मत करना। स्कूल्स के अंदर आई ऑलवेज से कि टीचर्स कभी कभी अच्छेपन में बच्चों को बुखार आ गया उसको क्रोसिन देते, कोई एक जनरल मेडिसिन देते, अच्छे में करते फॉर द गुडनेस। लेकिन होता क्या है कि हमको बच्चे की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, है ना। क्या पता आज वो बच्चे की तबीयत खराब थी, क्या पता आज वो बच्चा कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन स्टेरॉइड वगैरह लेकर आया घर से, उसने कोई दवाई खाई जिसका असर की घंटे का 12 घंटा रहता है, इस बीच में आपने क्रोसिन दे दी हल्की सी दवाई, लेकिन वो उस पर इफेक्ट कर जाएगी। केमिकल रिएक्शन है, दवाइयाँ सब केमिकल्स हैं, नथिंग है बस केमिकल्स। 2 घंटे के अंदर बुखार ठीक कर देता है क्रोसिन, केमिकल है उसके अंदर। वो केमिकल अगर रिएक्ट करेगा किसी और केमिकल के साथ में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपको हम अपने पे कर सकते हैं, अपने घर वालों पे कर सकते हैं ये सब एक्सपेरिमेंट्स या फिर इस सब तरह की डॉक्टरियाँ, क्योंकि हमको उनके बारे में पूरा पता होता है। बच्चों का में नहीं पता, किसी टीचर को दे देती है अच्छे भले में, कोई बात नहीं बेटा ये खा ले दवाई का, जब तक आप पूरा उसका बारे में ना पता हो ना दें, फर्स्ट एड दें। दैट्स वाई फर्स्ट एड सिखाया जाता है, बताया जाता है, कराया जाता है। आप उसको फर्स्ट एड दो, फर्स्ट एड दे के डॉक्टर के पास भेज दो। और अगर कोई क्वालिफाइड नर्स और डॉक्टर स्कूल के अंदर है देन इट्स इफ ही इज प्रिस्क्राइबिंग ही नोस ये क्या क्या है ना। दवाइयाँ भी कई तरह की होती हैं, अरे चोट लग गई इसको क्या हल्का सा वो जल गया वो कर गया, ये ऑइंटमेंट लगा दो। हर ऑइंटमेंट का एक एमजी होता है, हर दवाई का एमजी होता है ना, कितना एमजी की दवाई देनी है। मतलब 10 mg देना था तुमने 400 mg दे दिया, अच्छा करेगा बुरा करेगा उसके साथ, दवाई का नाम सेम रहता है। XYZ 5 mg, वही XYZ 500 mg भी होगा, आपने 500 दे डाला तो घर पे 500 पड़ा था। तो जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स बनते हैं आई थिंक स्कूल के अंदर होंगे, तो जो फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं कम से कम 3 या 4 होने चाहिए। ईच एंड एवरी फ्लोर शुड हैव 1 फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स के लिए भागना नहीं चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स हर फ्लोर में एक रिकमेंडेड। और जो बेसिक चीज़ें हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर हमेशा रहनी चाहिए, और वो चेंज भी होती रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स हमने ले लिया, हमने बना दिया, अब इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू सी कि आप उसमें वो क्रोसिन है कि नहीं है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मेडिकल मैन हु इज स्टेशन देयर कि ये चीज़ें खत्म हो गई है, ये चीज़ें दोबारा इस पर भरनी भी है, इसके अंदर चीज़ें निकलेंगी भी उसके अंदर से, उसको भरी भी जाएंगी, वो भी बहुत जरूरी होता है फर्स्ट एड बॉक्स। तो आपने राइज कर दिया, और राइज करने से आप उसको डॉक्टर के पास में लेके बीइंग ए फर्स्ट एडर जो पहला वाला कंडीशन है वो आपका ठीक हो, ठीक है। अब जो दूसरा वाला जो रहता है वो है आपका कि आप जब मेरे पास में भागते हुए आए, तो मेरे पास में भागते हुए आने के बाद में आपने देखा कि मैं आपकी बात का जवाब अब की बार में नहीं दे रहा हूँ,
लेकिन आपने देखा मैं सांस ले रहा हूँ। अब मैं सांस ले रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा? किस किस को आता है ब्रीदिंग चेक करना? अच्छा, पल्स इज डिफरेंट। पल्स देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। पल्स इज नॉट ब्रीदिंग। आप जो सांस ले रहे हो वो पल्स नहीं है। हटा दो इसको, दिमाग से हटा दो। आपका सांस लेना, रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग, इज नॉट सर्कुलेशन। वो डिफरेंट प्रोसेस है ना। अभी तो बताया भी आपको, ब्रीदिंग इज डिफरेंट एंड सर्कुलेशन इज डिफरेंट। तो ब्रीदिंग कैसे होता है? तो सबने अपनी 2 उंगलियों को अपनी नाक के पास में रखो और सांस लो। सब रखो, अपनी 2 उंगलियों को अपनी नाक के पास में रखो और सांस लो। एक गर्म हवा आ रही है, आ रही है गर्म हवा? सबको आ रही है? Yes, sir. सब जिंदा हो। कंग्रेचुलेशन, है ना? क्योंकि अच्छा आसान है ना ये। किसी को देखना कि वो सांस ले रहा है नहीं ले रहा, नाक के पास में घूम लेते हैं, पता नहीं जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? ब्रीदिंग के अलावा, ये इसके अलावा आप उस व्यक्ति के पास में गए, उसको हम बोलते हैं लुक एंड फील। क्या बोलते हैं? लुक एंड फील। ये वो आदमी है। हमारे गाल जो होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए टीचर हमेशा इसी पर थप्पड़ मारता था पहले। देयर वाज अ टाइम व्हेन इट यूज्ड टू हैपन। अब वो हम लोगों ने जितने खाए हैं वो आप लोगों ने तो कभी खाओगे ही नहीं। अब आपको, क्योंकि अब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो बेसिकली जो पोर्शन है ये बहुत नाजुक होता है, ठीक है? तो हम इसको ऐसे रख लें, उस व्यक्ति के नज़दीक में गए, आपने अपनी गालों को उसके नाक के पास में रखा और अपनी आंखों से आप उसकी चेस्ट को देख रहे हो। जो ऊपर नीचे होती है ना, सांस लेते हैं तो होती है ना, Yes, sir. दोनों चीज़ होगी। यहाँ से आप फील करोगे, यहाँ से आप उसको ऊपर नीचे लुक एंड फील। इससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रीदिंग है कि नहीं। तो जैसे ही आपने देखा कि उसको ब्रीदिंग है, ठीक है, लेकिन वो आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा, ये दूसरा केस, अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग, ठीक है। उस केस में जो फर्स्ट एड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो पोजीशन होती है, यहां पर हम पूरा उस समय उस व्यक्ति का एबीसी करते हैं। एबीसी बोले तो एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, एबीसी। तो ए का मतलब क्या है? एयरवेज। उसका मुंह खोल के देखो। हमारे समाज में हम लोगों की कई तरह की हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स की, है ना। अब वो आदमी गुटखा खाता था बेचारा, जो फॉर्चुनेटली मैं नहीं खाता। तो मैं जब नीचे गिरा, मैं उस समय समोसा खा रहा था। ये तो हो सकता। मैं जब गिरा, मैं उस समय समोसा खा रहा था, और वो समोसा तो मेरे गले में, वो तो नीचे गया नहीं। मारेगा क्या? मैं जिस कारण से नीचे गिरा था वो नहीं मारेगा मेरे को मारेगा वो समोसा, वो चुप करेगा। तो एयरवे क्लीन होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले बोलते हैं एबीसी चेक करते हैं, एयरवे क्लियर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे उस समय? अगर आपने देखा, उसका मुंह खोल के देखा कि उसका एयरवे क्लीन है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, आप किसी को भी ऐसे करोगे ना, उसका मुंह खोलोगे, ठीक है। आपने उस व्यक्ति को ऐसे रख के नीचे रखा हुआ, आप देख के उसका अपने मुंह आपने खोल के देख लिया, दिख जाता क्या? अच्छा, गले में कुछ नहीं, मुंह में कुछ नहीं, अगर है तो उसको निकाल के बाहर कर लो। कैसे निकालोगे? वो यार उंगली डाल के निकाल लोगे बाहर, उसमें कोई मैकेनिकल और कोई रोबोट तो आएगा नहीं। लेकिन उससे पहले आप अपने हाथों को कवर कर, मतलब ग्लव्स पहन लोगे या फिर कोई साफ सुथरा कपड़ा अपने हाथों में डाल लेना, तब उसके मुंह में अगर कुछ है उसके मुंह से उसको बाहर निकाल लो। तो ए हो गया, एयरवे क्लियर हो गया। बी, ब्रीदिंग चेक कर लोगे यार, Yes, sir. ठीक है। तीसरा सर्कुलेशन। अब आपका वाला पार्ट आता है कि बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, ठीक है। अपनी 2 उंगलियों को अपने अंगूठे के ऊपर लाओ, ठीक है, यहाँ से नीचे को ले आओ और रोक दो इधर तक। आपने यहाँ पर रखा, नीचे को लाए और रोक दिया। हाथ को लूज रखो, राइट है,
खून दोनों में आता है, एक में आता है, दोनों में, ठीक है। तो आपने यूं किया और रोक दिया, आपको बीट्स आ रही है, करो, आसपास में हो सकता है, यहाँ वहां हो सकता है, या फिर 2 उंगलियों को अपने यहां पर रखो, ठीक है, कान के यहां पर रखो, मैनी प्लेसेस जहां पर कि आप इसको, है ना, मैनी प्लेसेस, डू इट, डू दिस प्रैक्टिस, तीनों को करो, कहीं ना कहीं से आपको आ जाएगा, है ना। तो अभी अब यूं करके ऐसे कर लो, इसको आपको फील आ जाएगा, ठीक। ये होता है सर्कुलेशन। आप देख रहे हो क्या कि सर्कुलेशन है कि नहीं, ठीक। सर्कुलेशन चेक करो कि वो कम है ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसकी परवाह मत करो, ठीक। नहीं भी होता, नहीं भी चेक कर पा रहे, अब नहीं चेक हम कैसे कैसे क्या क्या होता है कि हम चेक नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होता है, लेडीज हैं, बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बहुत बहुत भारी वाली चूड़ियाँ पहन रखी हैं, चेक कर पाते हैं। आदमी है, बहुत मोटी मोटी जैकेट पहन रखी है, हालांकि वो फिर जैकेट को आपको उतारना पड़ेगा पहले से, ठीक है, तब जाके आप उसको वो करो। तो लूजन द शर्ट्स एंड जो भी उसके कपड़े पहने हैं, ठीक। और आपने ए, बी और सी तीनों के तीनों करने के बाद, एयरवे क्लीन करने के बाद में, ब्रीदिंग चेक करने के बाद में, सर्कुलेशन देखने के बाद में, तब आपने देखा कि इस कंडीशन पे जो मैं हूँ, उस कंडीशन के अंदर मैं सांस तो ले रहा हूँ लेकिन मैं अनकॉन्शियस, ठीक है। उस केस में जो आप करोगे उसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। क्या बोलते हैं? रिकवरी पोजीशन। सीबी का फर्स्ट एड क्या था? इसका फर्स्ट एड क्या है? रिकवरी पोजीशन। अब ये रिकवरी पोजीशन क्या होता है? ठीक है, यहां पर मुझे ना आप में से कोई एक जना चाहिए, आप आ जाओ एज ए वॉलंटियर मुझे चाहिए। ये साफ है कि तो मेरे सामने ही साफ हुआ, मेरे सामने हुआ था, आई एम कॉन्फिडेंट। नीचे ले जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि रिकवरी पोजीशन क्या होगी। आप जिस भी तरफ को हो, आप सोच लो कि आप सो रहे हो, आप जिस भी तरफ को हो, लेफ्ट या राइट, ठीक है, आप उधर को हो जाओ। जिस तरफ को आप चित्र में देखते रहना, ये पहली पोजीशन है, मैंने इनके हाथ को ऐसे रख दिया, ठीक है। दूसरे में मैंने ये वाला हाथ, ये वाले हाथ को इस वाले के कान के नीचे, आप उसको यहां पर रख दिया, ठीक है। जिस हाथ को किया था उस वाली टांग को उठा। तीसरा, फर्स्ट ये हाथ रखा, सेकंड ये किया, थर्ड ये किया, फोर्थ में बस मैं हल्का सा कर दूंगा, ये अपने आप ऐसे टिल्ट होगा, अपने आप हो गया। एक 7 साल की लड़की एक 70 साल के आदमी को कर सकती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, सब तारीफ। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड ये जो पोजीशन है, दिस इज द रिकवरी पोजीशन। इस पोजीशन पे लाना बड़ा आसान है ना, तो ले आओगे सारे, ठीक है। कभी एक्टिविटीज होती है ना आपके स्कूल के अंदर, तो एक्टिविटीज के अंदर इस तरह के प्लेयर्स करो, इस तरह की नाटक करो, इस तरह की छोटी मोटी जो हमारी वो होती है ना, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। और इसको करने के बाद जब आप डॉक्टर के पास में ले जाते हो, इस पोजीशन पर ले जाओगे, डॉक्टर विल बी वेरी हैप्पी। आपने ऐसे ही उसको एम्बुलेंस में रख दिया, या ऐसे ही उसको गाड़ी की सीट पे लेटा दिया, गाड़ी की सीट पे ले जाके उसको डॉक्टर के पास में ले गए, इट विल हेल्प अ लॉट। आपको नहीं पता, यू डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो, आप उस आदमी को जिंदगी दे रहे हो यार। आपका सिर्फ उसको रिकवरी पोजीशन पे लाके डॉक्टर के पास में ले जाना, उसकी लाइफ को बचाना है। यू डोंट नो, यू जस्ट सेव्ड अ लाइफ। पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि ये इंटरनल चोटिंग पता नहीं किस तरह का क्या हुआ है उसको, हार्ट अटैक आके नीचे गिर गया, उसके बाद तो उड़ते नहीं जाते अंदर, और हार्ट अटैक आके किसी भी काम से आ जाता है, इस प्रकार से आ जाएगा। और जब वो नीचे गिर गया, जब वो अनकॉन्शियस हो गया, तब की बात है। लेकिन वो अनकॉन्शियस है, लेकिन ब्रीदिंग है। अब ये ठीक है, आप उसको तुरंत किसी मेडिकल फैसिलिटी के अंदर ले गए, और मेडिकल फैसिलिटी में ले जाके आपने उसको जो है उसको आपने फर्स्ट एड दिया वहाँ पर, फिर देन द डॉक्टर भी टेक केयर। मुंह में पानी डाल के इसको जगाओ, ये सब काम मत करना, एक ही बार जाएगा मुंह में पानी। तो आपने
ऐसा कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप चेहरे पे छींटे मार सकते हो। चेहरे पे छींटे मारना, जो आपने कहा था पानी डाल देंगे, इट इज जस्ट लाइक आप उसको, आप देख रहे हो कि ये आदमी होश में है कि नहीं। आप उसको जैसे शाउट करते हैं, जैसे आप उसका नाम लेके पुकार रहे हो उसको, ठीक है, बस इट इज जस्ट लाइक छींटे मारना। मुंह खोल के पानी कैसे पिएगा, अटक जाएगा, होश में थोड़ा ना। ये आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटी, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जो आपकी बॉडी करती है, जो कि अलाइव है, ब्रेन वर्क करता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर ब्रेन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये समझ में आ गया? Yes, sir. यू बी अनकॉन्शियस बट Breathing. ब्रीथिंग। अब तीसरा केस कौन सा है? जब आप भाग के मेरे पास में आए मुझे उठाने के लिए, आपने देखा ना तो मैं आपकी बात का रिस्पॉन्स कर रहा हूं और ना ही मैं सांस ले रहा हूं। इसका मतलब अच्छा आदमी था, तो अच्छे से बताते थे टाइम अच्छा आदमी, उसमें आता है ना, CID के अंदर आता है, वो 2 उंगली रखता है, ओह ये तो मर गया, वो नहीं मरा अभी, वो भाई CPR कर, ठीक है। इसका फर्स्ट एड क्या है? इस वाले केस का, तीसरे वाले केस का CPR, इमीडिएटली स्टार्ट CPR, ठीक है। तो एडल्ट्स के अंदर अब जो नए रेगुलेशंस हैं, इन नए रेगुलेशंस पे ABC तो है कि आप एयरवे चेक करो, ब्रीदिंग चेक करो, सर्कुलेशन चेक करो, ठीक है। वो कहता है यार ये सब छोड़ दो, आप CAB में आ जाओ, इसमें आ जाओ, CAB सीधा कंप्रेशन तो स्टार्ट कर ही दो। भाई मैं नहीं चेक कर पाया, ठीक है। अगर आप होश में हो और मैं आपको नीचे लेटा के आपके छाती पे अगर पंप करूंगा, आपकी छाती पे कंप्रेस करूंगा, तो ज्यादा से क्या होगा? आप उठ के मुझे रैप्टा लगाओगे, तो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? इसका मतलब आपका डाउट क्लियर हो गया। वो उठ के आपकी बात का रिस्पॉन्स तो करेगा ज्यादा से ज्यादा है ना। बट सीरियस स्पीकिंग, अब जो आप करने वाले हो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है और सबसे आसान प्रोसेस है, ठीक है। आपने तुरंत ABC किया, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ठीक है। और उसके बाद तुरंत उस व्यक्ति को एक हार्ड सरफेस पे, जैसे अभी हमने छोटे को हार्ड सरफेस पे यहाँ पर लेटा दिया, उसको हार्ड सरफेस पे लेटा। हार्ड सरफेस पे क्यों लेटाना है? हाँ, नेचुरल है, ये फिजिक्स कहती है ना। ये तो मैं ये दबा रहा हूँ, अगर नीचे गद्दे वाला कुछ होगा तो दबेगा नहीं, तो फोर्स जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा, कम प्रॉपर चाहिए। तो मैं हार्ड सरफेस रख लूँ तो जो मैं फोर्स कर रहा हूँ पूरा का पूरा जाएगा, ठीक है। और उसकी एक प्रॉपर एक सिटिंग पोजीशन होती है। अगर मैं उस सिटिंग पोजीशन पे बैठ के करूंगा तो मैं अपनी बॉडी का पूरा फोर्स उस पर दे पाऊंगा। यही कारण है कि कभी कभी एक 7th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची बचा लेती है, प्रॉपर कंप्रेशन कर रही होती है, और एक बहुत बड़ा व्यक्ति भी प्रॉपर कंप्रेशन नहीं कर पा रहा, पूरा का पूरा फोर्स नहीं दे पा रहा, सिर्फ बैठने की पोजीशन की वजह से। तो अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि हमारी बैठने की पोजीशन एक CPR के केस में क्या हो, ठीक है। तो जब हम किसी को CPR करने के लिए आपको लगा कि दिस इज द मूवमेंट, तो आप यू कैन स्टार्ट कंप्रेशन। इसलिए हमने कहा कि वो एडल्ट्स के अंदर हम CAB स्टार्ट कर देते हैं, हम कंप्रेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एयर में भी देख लिया आपने, ठीक है, ब्रीथिंग भी आप चेक कर लोगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये काम हो जाता है, बट यू स्टार्ट कंप्रेशन, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वो हड्डी है, चेस्ट बोन, जहाँ से आपकी चेस्ट स्टार्ट हुई, यहाँ से 3 उंगली ऊपर, ये वो पोर्शन है जिसके कितने इंच की गहराई पे? नहीं, अच्छा हो ये रहा है कि आधे बोल रहे हैं सेंटीमीटर में और आधे बोल रहे हैं इंचेस में, तो 2.5 क्या और 5 क्या, ठीक है। वहां पर उसकी गहराई में हमारा हार्ट है, तो कंप्रेस कितना होना चाहिए? ये उतना ही होना चाहिए, तभी तो टच करेगा उसको, तो फोर्स लगता है, ठीक है ना, और हो जाता है कंप्रेशन। तो अब आपने क्या किया, उस व्यक्ति को आपने जमीन पे लेटा दिया, ठीक है। उसके लेफ्ट या राइट कहीं पर आप बैठ गए, जैसे मैं बैठ गया, सबसे पीछे वाले खड़े होकर देख सकते, तो सबसे पीछे, ठीक है।
ये मैंने जमीन पे उस व्यक्ति को लेटा दिया, ठीक है। अपने दोनों के दोनों हैंड्स को मैंने स्ट्रेट रखा, ठीक। ये उंगलियों को मैंने, अब ये जो शोल्डर्स हैं ये बेंड नहीं होने चाहिए, ये शोल्डर शुड नॉट, ठीक है ना। और मैंने इस वाली जो हील ऑफ द पाम है, इस हड्डी को मैं उस लोकेशन पे रखूंगा जो मैंने भी आपको बताया था, जो सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है ना। ये उसका इंपॉर्टेंस है, उस लोकेशन पे यहां मैंने रख दिया, ठीक है। ये होता है घुटनों पे बैठना, ये होता है खड़े होना। तो मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने ऐसे रखा और मैं इसको मुश्किल है, ये करना है। ये मैं क्या कर रहा था अभी, सीपीआर, ठीक है ना। तो प्रॉपर पोजीशन पे आके उसको कंप्रेस करते रहो। कितना कंप्रेस करना है, कब तक करना है, जब तक आप किसी मेडिकल हेल्प तक ना जब तक आप किसी मेडिकल हेल्प तक ना पहुंच जाओ, तब तक आप इसको कंप्रेस करते हुए ले जाओ। आप थक जाओगे जब आप ऐसे करना, अभी आपको लग रहा है, लेकिन जब आप कंप्रेस करोगे तो उस कंप्रेशन के दौरान आप थक जाओगे। तो आसपास में जो और लोग हैं, है तो बड़ा आसान, आप उनको बताओ भाई साहब यहाँ पर हाथ रखो और ऐसे दबा दो, वो आपको देखेगा जैसा आप कर रहे हो एग्जैक्टली वैसा कर लेगा। होमो सेपियंस फॉलो कर लेते हैं, भगवान ने ये दिया, वो फॉलो जरूर कर लेते हैं, जैसा आप कर रहे हो वैसा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा कर देगा, वो करता रहेगा। फिर वो थक गया, तीसरा आ गया, फिर आप आ गए दोबारा से। अगर ये व्यक्ति उतना फॉर्चुनेट है कि ये प्रॉपरली हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आपने इसको स्टार्टिंग से उस पर वो के नीचे गिरा और आप वहां पर थे और आपने उसको ये कर दिया, 90 to 100% चांसेस ऑफ रिवाइवल। मतलब 100 में से 90 लोग, ये अच्छा गणित है, ये स्टैटिस्टिक्स अच्छी है, अच्छी है। ये 100 में से 90 लोग उठ के बैठ जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। जितना हम डिले करेंगे उतना ये 90 से कम होता है। टाइम मैटर्स, जितना जल्दी करेंगे, जितना प्रॉपर करेंगे, उतना हम उस व्यक्ति को बचाने के लिए हम लोगों को की हेल्प करेंगे। तो दिस इज व्हाट द CPR इज। आप सब लोगों को CPR समझ में आ गया? Yes. एक मैंने पूछा था कि कब तक करना है और इसके कंप्रेशन कितना लगातार, आपको स्पीड क्या होनी चाहिए। 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। आपने एक बार जब किया, ये 1 सेकंड में अगर आप एक करोगे तो कितने होंगे, डबल। इट शुड बी अ बिट फास्ट, ठीक है ना। 1 2 1 2 सब बोलो अपने मुंह से, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये वो रिदम है जिस रिदम से अगर आप कंप्रेशन करते हो तो वो 100 to 120 के बीच में, ठीक है। अब सोचना कौन कौन से गाने ऐसे हैं, फिल्मी गाने जो इस रिदम पे बने, वो गाने याद, बहुत सारे गाने, बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स, ठीक है। डेक पिले बहुत फेमस हुआ था हॉलीवुड के अंदर, तो बहुत सारे अभी मैं निकाल के सुनाऊंगा। आप डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अपने उस पर डालो, यूट्यूब में जाओ, CPR सॉन्ग खोल के 50 सॉन्ग्स आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद सोचोगे, 100 से 120 की बिट वाला आपको गाना चूज करना है। सोचो ना रिदम के अंदर कितने बहुत सारे फील्ड गाने बन गए, वो गानों के साथ में आप प्लेफुली आप लोगों को सिखा सकते हो। वहाँ पर तो बहुत प्लेफुली होता है, बाहर की कंट्रीज के अंदर CPR बहुत प्लेफुली सिखाएगा, ठीक है। तो अब ये मेन है कि ज्ञान आपके अंदर जाना चाहिए। जैसे जब आप फॉर्मूलेज याद करते हो तो आप एक इक्वेशन बना के कर लेते हो ना, गाना बना के कर लेते हो, जिससे वो याद रहे, बस टाइमली वो याद आ जाए। बस वो याद करने के लिए ये जो ऑडियो विजुअल होते हैं ये दिमाग में अच्छी जगह देते हैं, इसलिए ये सब किया जाए। अगर बहुत छोटा बच्चा है
उसको हमको कंप्रेशंस बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि छोटा इन्फेंट है बेचारा, आपने उसको भी लेटा दिया, उसके ऊपर हाथ रख के चिपक जाएगा वो जमीन से। नेचुरल है, आपको यहाँ आपका इंटेलेक्ट काम करता है। अगर मैं आपको एक पेपर दूँ फाड़ने के लिए और एक गत्ता दूँ फाड़ने के लिए और एक प्लास्टिक दूँ, अपने आप ही आपकी बॉडी जो है ना उसी हिसाब से फोर्स लगाएगी उसको करने के लिए। ऐसे ही अगर आपको बच्चे को CPR करना होता है तो नेचुरल है बच्चे की, क्योंकि अभी यहाँ पर जो मसल्स वगैरह होती है उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, तो 1-आधा सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाता है। तो 3.5 से 4 सेंटीमीटर की डेप्थ में आपको उसका हार्ट मिल जाएगा। कंप्रेस आपकी इन्फेंट है तो अंगूठे से होता है। तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने कभी वो वीडियोस देखे होंगे, बहुत छोटे बच्चों को मोस्टली आप लोगों को पता भी नहीं होता। हम लोग ना गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत छोटा समझते हैं, जो वो डॉक्टर्स जो बच्चे पैदा करते हैं उनको पता है कि उन्होंने कितने बच्चे जब पैदा हुए सांस नहीं ले रहे थे, उनको CPR करना पड़ा, तब उनको सांस लिए, और बाहर जाके क्या बताएं उनको कि हमने ये आपके बच्चों को पैदा करने के लिए CPR किया था हमने। बट 100 में से बच्चे 20 बच्चे ऐसे होते हैं है ना, बॉडी में से बाहर निकले उस समय सांस रुकी भी होती है, घुटी भी होती है ना, बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं जो जमा होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को CPR करना पड़ता है, उनको तो अंगूठे से दबाते हैं, तो सेकंड्स के अंदर बच्चा एकदम से जो है वो सांस लेने लगता है। वो भर जाके ये सब चीज़ें बताते हैं, लेकिन ये अंदर वहाँ थिएटर्स में, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर वो सब हो रहा होता है। छोटे बच्चे को, इन्फेंट्स को आप उंगली से हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा अगर होता है तो नेचुरल है उसकी एज के हिसाब से एक हाथ से आप कंप्रेस करोगे, आपका इंटेलेक्ट काम करेगा वहाँ पर कि कितना दबाना है। छोटा बच्चा है तो एक हाथ से हो जाएगा, ठीक है। बच्चे की बिल्ट के ऊपर भी है, वो ठीक ठाक से हेल्दी बच्चा है, क्या पता आपको 2 हाथ भी यूज़ करने पड़ जाए। बच्चा हमारा छोटा ही, वो 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ता है, ठीक है। तो इंटेलेक्ट को यूज़ करते हुए हम बच्चों को CPR हम लोग करते हैं, ठीक है। CPR तीसरी कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन कौन सी थी? रिकवरी पोजीशन। और तीसरी फर्स्ट कौन सी थी? पहले का केस था CB, दूसरे का केस था UB और तीसरा का था UNC, ठीक है। जो कि वो अनकॉन्शियस है, नॉट ब्रीदिंग है, उस केस में आपने उसको CPR करके आप उसको बचा लो। अभी जब हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे तो ईच ऑफ यू विल डू CPR, ठीक है। उसके बाद सबका फोटो जो है वो सर के पास में होगा, वो इंडिविजुअली शायद वो आपको दे दें अंडर द प्रोटोकॉल्स। आप जब आप व्हाट्सअप भेजोगे किसी को तो ये भेजना कि आज मैंने ये सीखा, एंड ये सबको आना चाहिए, ठीक है ना। आपने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर कि आज मैंने ये सीखा, मैंने भी किया, नाउ आई नो हाउ टू डू। कभी अगर ऐसा कुछ हो जाए वो लोग आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द CPR टेक्निक फॉर इन्फेंट्स एंड ईयर। तो ये जो अभी हमने फर्स्ट एड के 3 स्टेप्स हमने देखे सिंपल, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होता है आपकी समझ में आ गया, ठीक है। तीनों केसेस के अंदर आपने क्या फर्स्ट एड देना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीनियर बच्चों को पता होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या रखना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड मैं अगर कर रहा हूँ, मैं हम कर सकते हैं तो हमारे आसपास में कौन से हॉस्पिटल्स हैं, उनके फ़ोन नंबर्स क्या स्कूल के अंदर है, क्या मेरे घर पे है, तो ये सब चीज़ें हमारे घर पे भी तो काम आएंगी। अभी तक हमने नहीं सोचा, लेकिन हमारे घर के आसपास में क्या हमारे को आसपास के हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी के नंबर होने चाहिए, नहीं चाहिए, कब से होने चाहिए। नहीं काम आए लॉकडाउन, नहीं काम आए, अच्छी बात है, नहीं काम आए। फॉर्चुनेटली हमने कभी इसका यूज़ नहीं हो पाया हमारे घर के अंदर। मोस्ट फॉर्चुनेटली फैमिली जिसने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया, मोस्ट फॉर्चुनेट फैमिली। भगवान कभी उस तरह के नंबरों का हमारे घर भी उपयोग ना, लेकिन हमारे पास में वो चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द फर्स्ट एड। हमको पता होना चाहिए, आपके सामने कोई है तो आपको उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए जितना आपको आता है। अब आप थोड़ा सा ज़्यादा बचा लोगे, अब आप थोड़ा सा एक स्टेप और उसकी हेल्प करने की कोशिश कर लोगे, ठीक है। अब हम छोटे छोटे जो इंसिडेंसेस होते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं फर्स्ट एड के अंदर, कर सकते हैं। चोकिंग जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे बहुत डेथ्स होती है। खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, आप लोग तो नहीं करते ऐसा, आप
आप लोग तो जंक फूड भी नहीं खाते हो, आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग खाना खाते हो टीवी नहीं देखते हो, नहीं देखना चाहिए, फिल्म देखते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए। आदमी 4 रोटी खाने वाला 5-6 खा जाता है, एक्शन मूवी देख मतलब जब तक अक्षय कुमार की फाइट खत्म नहीं होगी तब तक उसकी रोटियां चलती रहती है, विच इज रॉन्ग। वो आप उस पे खाते तो जा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी कह रही है रुक जा भाई, मेरी लिमिट है पचाने की, उसकी पचाने की लिमिट है। वो डालते क्या फायदा, फिर होगा क्या, कॉन्स्टिपेशन होगा, खेल नहीं पाएगा ठीक से, बॉलिंग नहीं कर पाएगा ठीक से, फुटबॉल भी नहीं खेल पाएगा, बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है उसके बाद, है ना। वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। बॉडी को फिट रखने के लिए आपको इनका ध्यान देना चाहिए। चोकिंग जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो उस समय हम कभी कभी हम बात करते करते हमारे गले में चोक होता है, ठीक है ना। ऐसे में करना क्या होता है, कभी चोकिंग हो जाए तो, कभी अगर चोकिंग हो जाए तो करना क्या है, जिसको भी चोकिंग हो रही है, अच्छा वो तो क्योंकि ये एक वॉलंटरी एक्शन है कि जिसको चोकिंग होगी ना वो अपने आप ही करके वो खुद निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी सांस आ रही होगी, धीरे धीरे करके उसको लगेगा सिर्फ सांस घुट रही है उसको, ठीक है, तो अपनी तरफ से वो करने की पूरी कोशिश करेगा वो, ठीक है। अगर आप वहाँ पर हो तो आपने क्या करना है, उस व्यक्ति को थोड़ा सा बैंड कर दो, उसकी पीठ पे 2-4 मुक्के लगाओ, ठीक है, बैंड करके 2-4 मुक्के लगाओ। उसके बाद में अभी हमने जिस हड्डी की बात की थी ना, डायफ्राम जो पूरे का पूरा है, अब की बार आपने दबाना नहीं है, आपने इसको ऊपर को उठाना है, ठीक है ना, इस जगह को, ठीक है ना, ये जो है ना इसको आराम से हो रहा है ठीक है, ये करके आपने करना क्या है, इसको बस ऊपर को ऐसे उठाना, ये ऊपर, ये ऊपर। जब आप ऐसे करोगे ना तो बेसिकली होता है, बैठो, थैंक यू, इससे पहले व्यवस्था करिए। जब आप ऐसे करते हो, यूं करते हो डायफ्राम को, तो जो एयर होती है ना यहाँ से, वो एयर एकदम से जैसे ही आपने यूं किया, ये डायफ्राम खुलता है, ठीक है ना, ये 2 पार्ट है, जैसे ही आपने ये किया है 2 पार्ट खुलते हैं, एयर एकदम से अंदर जाती है और जो कुछ भी यहाँ पर है वो मुंह से बाहर आ जाता है, सिंपल। जो भी यहाँ पर है मुंह से बाहर आ जाएगा। जैसे ही आप ये करोगे तो जो भी उसके मुंह में पड़ा हुआ उस समय वो एकदम से बाहर आ जाएगा, उसी को चोकिंग बोलते हैं। जब आप ये करते हो, इसको करके वो आप मुंह से उसको बाहर, बहुत आसान होता है चोकिंग से किसी को बाहर निकालना, ठीक है ना। कुछ कह रहे थे आप? छोटे बच्चों में क्या करना है, आपको छोटा बच्चा कुछ खा ले, है ना, आजकल जो छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने मेट्रोज के अंदर, है ना, बेचारा अभी ना वो ठीक से बोलना तो बहुत दूर की बात है, बेचारा वो ठीक से आया भी नहीं है अभी समाज में, अभी को समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, चॉकलेट इतनी मोटी सी, ये माता पिता का प्यार है, ये वात्सल्य कहते हैं इसको, जो माँ का प्यार होता है, लेकिन इतना भी गहरा नहीं होना चाहिए वो चॉकलेट अभी उसका मुंह नहीं है उतना आज, ठीक है, उसको चॉकलेट दे दिया, मेरे सामने हुआ नहीं उसको इतनी बड़ी वेंगर्स चॉकलेट बहुत अच्छी होती है, वो वेंगर्स का ही रैपर था, वो वेंगर की इतनी अच्छी चॉकलेट उसने जो है उस माता जी ने अपने बच्चे को दे दी, अच्छा खुद लगे मोबाइल पे अब बच्चा जो है वो चॉकलेट को खा रहा है, उसके अंदर भी यार खुद के थोड़ा सा उसको ऐसा हो रहा है, अच्छा बच्ची माता जी तो मोबाइल में थी, कुछ जरूरी संदेश रहा होगा मैंने कहा मैडम ये चॉकलेट आप अपने हाथ में रखो, ज़्यादा प्यार मोहब्बत तो चुसवाते रहो, थोड़ा सा बेचारा बच्चा उसका टेस्ट लेता रहेगा, हालांकि उस समय 6 महीने तक के बच्चे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन चलो क्या पता बढ़ाओ, तो आप वो सब कर देते हैं आजकल। तो अगर कभी किसी कारण से कंचा है या इस तरह की चॉकलेट्स हैं या कुछ है, ये अगर चली जाए या कुछ भी चीज़ गले में चली जाए छोटे बच्चे के, तो आप उसको उल्टा करके उसकी पीठ पे 2-4 बार मारोगे छोटे बच्चे का, तो मारेगा, वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर कभी उसकी डेप्थ कम हो, सब उसको यहीं पर ही अटका हुआ था, अजीब सा हो रहा है आपको, यहीं पर ही अटका हुआ है, तो जो मैंने मुक्के मारे था वही, ठीक है, उसी मुक्के से काम चलता है, उसी से शायद बाहर आया, लेकिन अगर थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा होगी, मुक्के ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, मुक्के ज़्यादा नहीं होंगे, ये फास्टर हो जाएगा, ठीक है ना, ये फास्टर हो जाएगा, ये थोड़ा सा विद फोर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये निकल के फिर वो
आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो चोकिंग से का ये फर्स्ट एड होता है। उसके बाद में तुरंत उसको डॉक्टर के पास में ले जाना है। ऐसा नहीं कि बाहर निकल गया तो डॉक्टर के पास में नहीं ले गए, कभी कभी कुछ अंदर कुछ चला जाता है। और अगर इन केस बच्चे ने कुछ खा लिया जो कि उसको नहीं खाना चाहिए और वो उसके पेट पे चला गया, तो यहाँ पैनिक नहीं होना, उसको तुरंत डॉक्टर के पास में ले जाओ, लेकिन पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं, क्योंकि अगर वो मुंह से जा सकता है अंदर तो बाहर भी आ जाएगा। दैट पैसेज इज ब्रॉडर देन मुंह का। ठीक है, तो अगर वो नीचे चला गया तो तब डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि वो चीज़ जहरीली हो सकती है, पेट के अंदर कुछ वो कर सकती है, अगर नॉसिडी है तो पेट के अंदर कुछ और प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए डॉक्टर के पास तो जाना जरूरी है। डॉक्टर विल देन टेक केयर ऑफ द रेस्ट। वो भी कुछ बोला था बनाना कि वो स्लिपरी होता है। हाँ, लेकिन हाँ वो वेरी स्लिपरी हो जाता है, वो नीचे और चला जाता है। तो हम क्योंकि अब ये सब ये हर वो चीज़ जो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा वो अपना अच्छे कर देगा। यहाँ डिपेंड करता है। जब आपने ये किया, आप मान के चलिए, अगर आप इसको प्रॉपरली कर लेते हैं ना, प्रॉपरली बेंड करके, अगर आप सपोज करो कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, तब आपके साथ में हो गया, ये भी तो हो सकता है। आईपीएल देखते देखते रात में हो गया कमरे के अंदर भाई, तो तब खून भी आ रहा है नीचे, आप खुद को बेंड करके, आप लोग प्रोसेस वही है, आपने इसको ऊपर करना है, अपने आप ही कर सकते हो। उतना शायद इफेक्टिव ना हो, लेकिन बार बार करोगे, उसमें अगर 2 मिनट हो जाएगा तो 10 मिनट 5 मिनट लग जाएंगे, ये तो अंदर होगा। ठीक है, ब्लीडिंग जैसे मैंने बताया ये सबसे खतरनाक होता है। ब्लीडिंग जो है ये डेथ के रीजंस हैं। तो ब्लीडिंग करते वक्त सबसे पहले तो इंश्योर करो कि आपने सेफ्टी ग्लव्स डाल रखे हैं, आपने ये सब कर रखा है। ठीक है, उसका जो कपड़े वपड़े हैं, जैसे ये ऐसे पहना हुआ होगा, उसको थोड़ा सा निकाल के अलग कर दो, और वहाँ पर कोई भी कॉटन की एक शीट को रख के उसको आप बांध दो। ठीक है, क्या पता एक बार करने से आपने देखा कि खून नहीं रुका। ठीक है, उससे पहले उसको एक पानी के चलते हुए पानी में डालो। पानी चल रहा है, यहाँ पर कट आ गया था, मैंने नल खोल दिया और उस पोर्शन को रख दिया। ठीक है, वो 5-10 मिनट जो बहता हुआ पानी है, उसके बाद में हल्के से साफ किया, एक कॉटन का कपड़ा लिया, उससे उसको एक रैप किया, एक रैप में वो खून रुक जाएगा। टैप अगर कट बहुत ज़्यादा गहरा है तो 2 या 3 बार आप इसको बांधोगे। बांधने के बाद में आप इसको सीधा डॉक्टर के पास ले जाओगे। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज होता है किसी के, मोस्टली बहुत से वो। ठीक है, तब नाक में से खून थोड़ा सा पानी डाल के, जिससे कि आप साफ कर लो थोड़ा सा उसको, उसके बाद में आप रैप कर लो। डालेंगे तो नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप उसको साफ करो। ठीक है, वो साफ करके फिर आपने उसके ऊपर एक कपड़ा, ठीक है, अगर सपोज करो आपने उसके ऊपर सीधा कपड़ा बनाया, क्योंकि एक्सीडेंट विक्टिम्स के अंदर कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है ना, बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो क्योंकि हम तो वी आर टेकिंग इट एट लार्ज, किसी भी घटना के आपने एक कपड़ा, भीगा हुआ कपड़ा लेके थोड़ा पोंछ, फिर आपने उसको रैप करना, कॉटन के कपड़े से ठीक से रैप करना। ये रैपिंग शुड बी प्रॉपर। ठीक है, तो बैंडेजिंग करते हो आप, ये शुड बी प्रॉपर। पानी का इतना जरूरत नहीं होता है, इसके अंदर पानी नीचे नहीं होता। ब्लीडिंग, अब जो नोज से ब्लीडिंग होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या नहीं करना। नोज ब्लीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, आपके अगर नाक में से अगर खून निकल रहा है तो नाक में से खून निकलने में आपको जस्ट जैसा मैं कहूँगा ना, अभी आप वैसा करें, अपनी दोनों उंगलियां लो ऐसे, इसको ना बिल्कुल ऊपर रखो ऐसे, जो हड्डी है जो नाक के ऊपर, और धीरे से नीचे लेकर आओ, हड्डी खत्म हो जाएगी, सॉफ्ट पोर्शन आ जाएगा, यहाँ दबा दो और यहाँ पर दबा के रखो 5 मिनट तक, ये ब्लीडिंग को रोक देगा। इस बीच में अगर कुछ इकट्ठा हो रखा है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से नीचे को लाए हड्डी से, जैसे सॉफ्ट पोर्शन आया दबा दिया, 5-10 मिनट तक दबा के रखा, और उस समय उस व्यक्ति को एक कुर्सी में जैसे आप बैठे हुए, जैसे अभी आप बैठे हो ऐसे बैठा दो। क्या नहीं करना है, ऐसे करके वो सोचते हैं ऐसे आ रहा है ब्लड,
ऐसे कर देंगे तो वापस अपने घर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे चांसेस हैं कि कहीं वो आपके ब्रेन की तरफ तो ना निकल जाए, दूसरा रूट ना पकड़ ले। और अगर वो ब्रेन में चला गया तब जो वो डैमेज करेगा वो उससे ज्यादा खतरनाक था जो कि वैसे उसके हो रहा है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे करके ले जाओ, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है जो हम कर देते हैं। हम इससे कि भाई ऐसे ऐसे खून आ रहा है तो ऐसे कर देंगे तो रुक जाएगा, लेकिन वो ब्रेन में चला जाएगा तो और ठीक है ना। तो आपने यहाँ प्रेस करके बिठा के रखा थोड़ी देर तक, इरेक्ट को सीधा बैठा रहेगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाद में चलेंगे उसमें। कॉमन कोल्ड, जब आपको कॉमन कोल्ड होता है ना, बुखार आ गया, खांसी जुकाम हो रहा है, इस पर क्या करना है? कोविड ने सबको सिखा दिया इस पर क्या करना है। इस पर क्या करना होता है सबसे अच्छा, आप सबसे बढ़िया है अपने आप को एक घर पे कैद कर लो, चुपचाप बैठ जाओ एक किनारे में, जब खाना है तब खाना खा लो, अपना बैठे रहो, रेस्ट करो। आप 1-2 दिन रेस्ट कर लोगे, ठीक हो जाएगा। ये अपने आप ठीक हो जाता है, खूब पानी पिए, ठीक है। और डॉक्टर के पास में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर के पास। तो कॉमन कोल्ड की कोई ऐसा दवाई नहीं होती, ठीक है। आपको अपने आप को रेस्ट में रखना है, रेस्ट में रखते हुए पानी पियो खूब। गर्मियों में यह आएगा मौसम में, ये जो डिहाइड्रेशन होता है, ये डालूंगा, ये जो डिहाइड्रेशन होता है इट्स अ मेजर कॉज। आप सबके सब पानी की बोतलें लेके आते हो ना, है ना, खूब सारी लेकर आए हो इसमें पानी। और स्कूल का भी पानी अच्छा ही होता है, आपको तो स्कूलों में सब आर वगैरह सब लगा हुआ है, तो वो सब यूज़ करो, ठीक है। पानी खूब पिया करो, डिहाइड्रेट नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की छोटे बच्चे हो, तो बच्चे ही हो, गलत हो ना, बच्चे ही हो, ठीक है। जब थर्ड ईयर में आए होगे तब भी बच्चे ही हो, जब तक सोच नहीं और पूरा ज्ञान नहीं आ जाता तब तक बच्चे ही रहते हैं। जहाँ आ गया वहाँ हमको पता होता है फिर हमने अपनी केयर कैसे करनी, देन केयर। तो आपको कॉमन कोल्ड से कैसे बचना है ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बर्न्स के केस में जल गया, माइनर बर्न है, उसका सबसे बढ़िया इलाज है नल खोलो, उसके नीचे अपना हाथ रख दो, जहाँ पर भी बर्न है उसको रख दो, ये आपका वो भी पूरा कर देगा। पूरी जो उसमें जलन हो रही है जलन को भी ठीक करेगा, सब कुछ ठीक कर देगा। क्या नहीं करना है, आइस तो नहीं लगानी है इसके अंदर, हालांकि इट्स अ केस ऑफ रेस्ट, लेकिन इसमें आइस नहीं लगा बर्न के केस में, ठीक है। और पानी से आपने खूब पानी के नीचे रखा है इसको, पानी के नीचे रखने के बाद में आपने उसमें वही पट्टी बांधी और डॉक्टर के पास में चले गए। आप लोग क्या करते हैं इसको, कॉलगेट लगाएंगे, दही लगाएंगे, फुल लेप लगाओगे, कुछ आलू घिसके लगा दें, ठीक है। ये चीज़ें कितनी कारगर हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी दुखदाई होती है कभी कभी। दुखदाई क्या होती है कि सपोज करो आपने लगा लिया, ठीक है, आपने कॉलगेट लगा दिया वहाँ पर बर्न में, आपने कॉलगेट लगा लिया, होगा क्या, मोमेंटरली वो आपको ना एक ठंडक देगा वहाँ मोमेंटरली, लेकिन वो फिर जम जाएगा। फिर जब आप डॉक्टर के पास में जाओगे ना, डॉक्टर स्कैल्पल से उसको निकालेगा, उस समय जो आपको आनंद की अनुभूति है वो अलग लेवल की है। अच्छा, वो आपके बर्न को ठीक भी नहीं कर रहा, वो उस मोमेंटरली कूलनेस की चक्कर में है, जो कि पानी में रखते 5-10 मिनट के बाद में वहां पर भी आपको मिलने वाला, आपने जबरदस्ती अपने साथ में आपने धोखा दिया, क्योंकि फिर वो स्कैल्पल से जो होगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा। दही खाने की चीज़ है ना, दही मक्खन तो खाने की चीज़ें होती है ना, खाया करो उसको, खाने की इनको लगाने के लिए नहीं है। तो बर्न्स के अंदर आपको डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना जरूरी है। मेरे घर में ऐसा केस हुआ था, तो उसमें उन्होंने सॉल्ट लगा दी थी बर्न में। सरसों का तेल, देखो सरसों का तेल नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं उसके अंदर कोकोनट ऑयल लगाए, ठीक है। देखो मैं इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि क्या लगाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है ना। वो अभी आपको एक क्लास आपकी इस तरह की में क्या लगा सकते हैं,
ऑइंटमेंट की तरह एज अ फर्स्ट एडर, एज अ फर्स्ट एडर। आपने उसको घाव को धोया, धोने के बाद में उसको एक कॉटन की पट्टी से बांधा, कॉटन की पट्टी से बांधने के बाद में डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर जो है उसमें जो भी उसको उसके लायक जो भी ऑइंटमेंट होगा वो लगा देगा। अब उस पर लगाने के लिए 50 चीज़ें और हो सकती हैं जो घर के अंदर हमारी चीज़ें होती हैं, अवेलेबल होती हैं हमारे रसोई के अंदर, ठीक है, वो कारगर होती हैं, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एलोपैथी है या जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस थोड़ा सा इससे पीछे है, क्योंकि अभी इनके हिस्टोरिकल एविडेंसेस, अभी इनके एविडेंसेस आ जाए, एक ट्रू एक साइंस बन जाए तो हम चाहते हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथी एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा पैथी है, जिसको कि कंप्लीटली आना चाहिए पहले हम लोग। तो आप में से जो इस लाइन के अंदर ग्रो करेंगे और जिसको ये कंप्लीटली आ जाएगा, देन ही नोज कि कितनी हल्दी लगानी है। यानी हल्दी 2 चम्मच हल्दी लगा के भाई घूट बना दे, भाई घूट बना दे, लगा दे भाई, लगा दे, ऐसा नहीं होता ना, इसका एक प्रोपोर्शन होता है ना। तो बड़ी गर्म चीज़ें हैं, मसाले हैं, हमको उसकी प्रोपोर्शन नहीं पता, कितने में कितना वो नहीं पता होता। इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो नाप तोल के दवाइयाँ बनाई गई हैं आपके लिए मार्केट में, फिलहाल तो वो यूज़ कर लो, जब वो चीज़ें आपके पास में आ जाएंगी तब उनको भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बल्स के केस में आपने फर्स्ट एड के अंदर ये रखना है। ये जो है ना, ये बहुत कॉमन है, कि प्लीज़ आप लोग को ध्यान से सुनिएगा, बड़े बच्चे हैं आपको, ये आप लोगों के सामने घटनाएं घर में भी घट सकती हैं या कहीं पर भी हो सकती है। किसी को जब हार्ट अटैक आता है, आजकल ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक फॉल्टी लाइफस्टाइल है लोगों की, तो फॉल्टी लाइफस्टाइल के कारण ही हम लोगों के साथ में, आपके घरों के अंदर, बड़ों के साथ में, या आप लोगों के साथ में भी, या किसी के भी साथ में आप देख सकते हो कुछ सिम्टम्स होते हैं सामने वाले के अंदर। किनके घरों के अंदर लोग बीपी की दवाई ले रहे हैं? सबके घरों में ले रहे हैं, है ना? क्यों हो रहा है? हर घर में बीपी की दवाई क्यों आ रही है? क्यों ये हमारे ब्लड प्रेशर्स, क्यों ये हमारा शुगर लेवल क्या हो रहा है? एक फॉल्टी लाइफस्टाइल जो हम लोगों की डेवलप होती भी जा रही है। मैंने हंसी मजाक में जो आपसे एक बात कही थी कि हम लोग कितना जंक फूड खा रहे हैं, एक्चुअली मैं ना आपको पता नहीं, ये रियलाइजेशन हम लोगों को बहुत बाद में होता है, हम लोगों को बहुत बाद में चीज़ें रियलाइज करते हैं हम कि यार ये गलत है, अगर तब तक वो डेट ही निकल चुकी होती है। तो हमको बड़ा ध्यान रखना आता है कि इस उम्र के अंदर जिस पे आप लोग हो ना, प्लीज टेक केयर ऑफ योर डाइट। मैं बता रहा हूं आपको नहीं पता, आप जो पढ़ रहे हो और जो आपकी मेमोरी में जा रहा है और जो मेमोरी में रिटेन हो रहा है, उस पर डाइट का कितना बड़ा हाथ है, दैट यू डोंट नो। और इस बात को मानो आपको नहीं पता, ये बात हमको ये नहीं पता हमारा हार्ट कहां पर है, आज मालूम पड़ा, है ना? तो डाइट तो बहुत बड़ी बात हो गई। जब आपने सांस ली थी, ये गर्म हवा आई थी, क्यों गर्म क्यों थी? जब आपने सांस ले रहे हो तो ठंडी हवा ले रहे हो, छोड़ रहे हो तो गर्म क्यों हो गई हवा? साइंस में तो कौन बताएगा मुझे हवा गर्म कैसे हो गई? जनरल साइंस है यार। आप जब खाना खाते हो तो खाना खाने में जो आपके बॉडी के फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होने से एटीपी, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रहती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट, दैट वाज द प्रॉपर आंसर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से निकला हुआ गैस है वो वार्मनेस है जो आप फील किया है, ये वो वार्मनेस है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, मेरी ये हवा गर्म, बस हो गया, आपको इतना बहुत है आपकी एज में। निकालना गूगल, हमारे टाइम में तो था ही नहीं, निकालना गूगल बैठ के आंसर आ जाएंगे आपके पास। भाई साहब सिर्फ सोचो, उत्सुकता होनी चाहिए जानने की, ये जो होता है आखिर ये होता है। जहां पर आपने ये अब करना शुरू कर दिया, आप अपने कैरियर के और अपने उम्र के उस मुकाम पे पहुंच चुके हो कि जहां पर आपने ये करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया कि ये जो होता है आखिर ये होता क्यों है। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया तो मान लीजिए आपका आने वाला कैरियर सक्सेसफुल हो जाएगा। शायद किसी ने आपको जरूर कहा होगा जब आप 8th या 9th क्लास में होंगे कि 10वीं 11वीं 12वीं ये 3 साल मेहनत कर लो यार, आने वाले 80 साल सुधर जाएंगे। किसने बताया था कभी आपको? ये 3 साल मेहनत कर लो 10वीं 11वीं 12वीं,
आने वाले 80 साल सुधार देंगे। जो इस बात को समझ गया वो समझ गया, जिसने इसको हवा में लिया उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। जितना लेट समझेगा उतना लेट होगा, और जो समझ जाएगा टाइम वो समझ जाएगा। इसलिए 9th क्लास में जो समझ गया कि यस व्हाटएवर ही सेज फॉलो हिम, कुछ चीजें इसलिए फॉलो कर लेनी चाहिए कि यस करेक्ट है यार, ये आपने गलत नहीं बोला। इसका भी एक एक्सपीरियंस रहा होगा, इसका भी तो एक वो रहा होगा, आपके पिताजी कह रहे हैं पढ़ ले बेटा, उसका एक अनुभव है भाई का पीछे का, वो उसके बेस पे बोलता है। तो आप लोगों को जब भी कभी हार्ट अटैक होता हुआ कोई व्यक्ति दिखेगा, ये आपको दिख जाएगा। हार्ट अटैक वाला जो व्यक्ति होता है ना, जैसे किसी सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मेरे को ना यहाँ पेन हो रहा है छाती है, आपके घर पे किसी ने कहा मेरे छाती में पेन हो रहा है, तो आप घबरा जाओ कि वो जो बोल रहा है वो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है ना, कुछ चाचा चाची हो सकते हैं, तो ऐसा बड़ा होगा, आप घबरा जाओगे कि कहाँ पेन हो रहा है, कैसे पेन हो रहा है ना, डॉक्टर के पास जाने के बाद। लेकिन अब आपके पास अगर थोड़ा सा ज्ञान है तो आप थोड़ा सा उनकी हेल्प कर सकते हो। आप पूछ सकते हो पेन कहाँ हो रहा है, क्या पूछोगे यार, कहाँ हो? अगर उसने बता दिया मुझको पेन यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है, अगर उसने लोकलाइज्ड है, इफ द पेन इज लोकलाइज्ड, आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो, तो 1% इज 100% श्योर कि वो हार्ट का पेन, 95% टेंशन कौन, वो हार्ट का पेन नहीं। इफ यू कैन लोकलाइज इट कुड बी एनीथिंग एल्स, मसल और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, देन गो टू डॉक्टर। लेकिन इमीडिएट वो हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक में क्या होगा कि मुझे अजीब सा होता है, पसीना, मुझे घबराहट सी हो रही है। जब भी कभी ऐसे शब्द आपको मिले अपने माता पिता की तरफ से या बड़ों की तरफ से, या आपको ऐसा लगे, तो आपने बिल्कुल रेस्टिंग में आ जाना है, ठीक है, बिल्कुल रेस्ट पोजिशन पे आ जाओ, और पानी है तो हल्का सा छोटे छोटे घूंट पानी के, छोटे छोटे घूंट पानी के पियो और तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है ना। अभी एक बहुत समस्या बहुत छोटे लेवल की है जो कि आराम से हैंडल होगी, कुछ दिन की मेडिसिन चलेंगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो माइनर हार्ट अटैक्स होते हैं और जो हार्ट अटैक्स होते हैं दे कैन बी मैनेज, ठीक है। और कभी आपको कोई बंदा दिखे वो कहेगा कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पूछ लो कि सर आप कोई मेडिसिन लेते हो, क्योंकि एक मेडिसिन होती है एस्पिरिन है, डिस्प्रिन है, अगर क्या पता उसके अपने पास में रखी हुई कॉम्बिनेशन होता है 2-3 दवाइयों से। ये जो लोग हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ये अपने पास में रख लेते हैं, हाँ बेटा मेरे इस बैग में है, उसमें आपने निकाल के उसको पानी के साथ में आफ्टर हिज कंसेंट, हिज मेडिसिन, क्योंकि हिज कैरिंग ये लोग रखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में तुरंत उनको आप डॉक्टर के पास में लेते हैं। अगर आपको लगा कि गिर गया, बेहोश हो गया, क्यों हो गया, तो आपको वो तीनों कंडीशंस पता ही है क्या करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल्स के अंदर एक एईडी मशीन होती है, ये जो एईडी मशीन है ये बेसिकली वो काम करती है जो आप अपने हाथ से कर लेते हैं। तो हम जो हाथ से करते हैं, क्योंकि घर पे तो हमारे एईडी मशीन नहीं है, ठीक है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे वी आर राइटिंग पर्सनल लेटर्स टू द गवर्नमेंट कि सारे सिनेमा हॉल्स के अंदर, सारे मॉल्स के अंदर, सब होटल्स के अंदर एईडी मशीन होनी चाहिए। इफ समथिंग हैपन्स टू समवन और किसी को वहाँ सीपीआर नहीं आता है, तो वो एईडी मशीन बहुत ही हेल्पफुल मशीन होती है जो गाइड कर देती है, और वो मशीन के हिसाब से आप करते जाओ तो वो इजीली रिवाइव, वो जो सीपीआर वाला काम है, चेस्ट कंप्रेशन तो करना है और करना क्या है वो मशीन कर देती है, ठीक है। तो एईडी मशीन की हेल्प से भी आप उसको रिवाइव कर सकते हो इफ एक्सेसिव। तो जब आप हॉस्पिटल में ले जाते हो तो हॉस्पिटल में वो एईडी मशीन यूज करते हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल में वो एईडी मशीन यूज करते हैं। भाई मेरे मोहल्ले में तो बहुत है और दिल्ली के हर मोहल्ले में बहुत है, कुत्ते काटते हैं बस कायदे से। कुत्ते काटे या कोई भी जानवर काटे, सबसे पहले क्या करना है, जिस जगह पे काटा है उस जगह को ठीक से पानी से धो दो, साबुन आबुन से बिल्कुल साफ कर दो, कोई एंटीबायोटिक है तो लगा के सीधा डॉक्टर के पास में जाओ, ठीक है। आजकल तो हर छोटी मोटी डिस्पेंसरी के अंदर भी इंजेक्शन होते हैं, वो आपको लगा देंगे, और आपका जो है अपनी तरफ से कोई वो मत करना, है ना।
किसी को कुत्ते ने काट लिया तो सबसे पहले जो सांप को होगा ना, भाई कुत्ता ढूंढ के लाओ, बोला कुत्ता कौन सा है, कुत्ते की वजह से होता है कुत्ता कौन सा, या सांप ने काट लिया, सांप को देख लो, सांप ही का ध्यान निकालेगा, वही ये सब छोड़ दो पीछे, अब फिलहाल तो आप उस पर ध्यान दो और सीधा उस आदमी को फर्स्ट एड करके उसको ठीक से पानी से धो के, है ना, उसको साबुन वाबुन से उसका जख्म वगैरह धो के पट्टी वट्टी बांध के हल्की से उसको सीधा डॉक्टर के पास में भेजा, एक इंजेक्शन है या काम कर इससे। आजकल बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे मेडिकल साइंस में अपने आप को। ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो बहुत सिंपल केसेस ऑफ फर्स्ट एड से, जो कि हमको एज अ नॉलेज हर एक को पता होनी चाहिए, हर एक के दिमाग में रहना चाहिए, हर किसी इंसान को आना चाहिए। क्या इसमें से किसी को कुछ भी डाउट है? पूछ सकते हैं। माय फादर यूज्ड टू से कि 15 लोगों के आगे बेवकूफ बनने में कोई हद नहीं, जब बाहर निकलोगे तो करोड़ लोग मिलेंगे, उनके आगे मत बनना। सर जैसे वो रिकवरी पोजीशन है, तो मेनली अगर हम किसी को इस पोजीशन में लिटा देते हैं तो उससे मतलब बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होता ही है कि आपने देखा ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन है, इस पर्टिकुलर पोजीशन से उसका तो चोकिंग जो हो रही है वो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो पेट में है वो ऊपर को जाता है, जब आप उसका हेड बेंड होता है, ये थोड़ी सी मेडिकल साइंस है तो आपको थोड़ा सा बातें पढ़ने में आएगी आपके। उससे क्या होता है, उसकी बॉडी का पोस्चर ऐसा हो जाता है कि उसको वोमिट नहीं होगा, ठीक है, उसको वोमिट नहीं होगा। यहाँ ये जो आप करते हो, क्योंकि वो आप उसको जमीन में भी लिटा सकते हो, जमीन में कुछ कीड़े हो सकते हैं या कोई पत्थर वत्थर हो सकते हैं, वहाँ से उसके कानों को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो पोस्चर है, इसीलिए ये पोस्चर ही वाला बनाया हुआ है। बस इस पोस्चर पे लिटा के आप उसको डॉक्टर के पास में ले जाते हैं, जिससे कि आपकी वोमिट जो है वो ना हो उसमें। ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है, और मैं आपको बता दूं, दिस इज द पोजीशन जिस पोजीशन में 100 में से 80% लोग रात में सोते हैं। इस पोजीशन पे सोना चाहिए। लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम यही, कभी सीधा होकर नहीं सोना चाहिए, कभी उल्टा होकर नहीं सोना चाहिए, लेफ्ट में या राइट में। दिस इज द बेस्ट पोजीशन। राइट वाली इज बेहतर, ठीक है ना। तो वो जो साइड में होके सोना होता है ना, गुड पोजीशन, ठीक है। हम लोग सोते भी वैसे ही कि भगवान का एक वो है सिस्टम। कभी कभी हमारी बॉडी पोस्चर्स ऐसे होते हैं कि हम लोग को उसमें, है ना, पेट बीच में आ जाता है, लेकिन हैबिट डालने के लिए ऐसे सोना तो हो जाता है। 5 दिन लगातार सोए ना ऐसे सोना, तो सोऊंगा ही ऐसे, तो हो जाता है। बॉडी फॉलो करती है आपको यार, ठीक है। तो वो सबसे अच्छा आपका क्वेश्चन है। तो दिस वन और फ्रॉम मी टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, तो अभी आप मैसेज पूरे के पूरे स्लाइड्स में से कोई भी आपको ऐसा लगे तो कि आपको कुछ और चाहिए इस नॉलेज उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप सबको